हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो एक बार आप देख लीजिए, साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। चलिए, तो बच्चे लास्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या हम कहें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं अलग अलग जिनकी मदद से हम रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? पहला हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, जहां पर अलग अलग तरह के ग्राफ्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक, फिर सेकंड मेथड पढ़ा था हमने फ्रॉम यूनिट ऑफ के, है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट से। तो यहाँ पर हमने यूनिट यहाँ पर डिराइव कर ली थी सबकी। अगर हमें सेकंड इनवर्स लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ अगर के की वैल्यू दी हुई है किसी क्वेश्चन में और सिर्फ सेकंड इनवर्स लिखा हुआ मिलता है, तो हम क्या समझ लेंगे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये लिखा हुआ मिलता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ से कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे अगर इस तरीके से डेटा दिया हो, हाफ लाइफ निकाल करके हम बता सकते हैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हमारे पास है। सेम इस तरीके से हमने एक ये क्वेश्चन किया था जो थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो, तो ये भी हमने कर लिया था सॉल्व। फिर लास्ट मेथड था इनिशियल रेट मेथड। अब ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ अ रिएक्शन, वहां पर भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसकी मदद से भी हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो बात हो गई थी कंप्लीट। तो अभी तक हम अपने ज्यादा टॉपिक हमने क्या कर लिए हैं, चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें कुछ टॉपिक और पढ़ने हैं, जैसे कि हमें पढ़ना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर कोलिजन थ्योरी, साथ साथ हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, आर्नियस इक्वेशन पढ़ना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स हैं, थोड़ा समझने वाले टॉपिक्स भी हैं। ये हमें थोड़ा सा क्या करने हैं, बस अब यही हमारे इस चैप्टर में बच जाते हैं। बाकी और टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अच्छे से। चलिए, अब बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे हम समझेंगे, देखो, इसके लिए हम लेते हैं एक रिएक्शन जो कि है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो कैसे होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर? हम क्या लेते हैं बच्चों, CH3 COO C2H5। सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, साथ में हमने ले लिया H2O। हाइड्रोलिसिस होगा ना, तो H2O के साथ H2 गिव्स CH3COOH aqueous प्लस C2H5 OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर बच्चों हम कहें हमें इस रिएक्शन का, जो हमने रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, इसका रेट हमें लिखना है, तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, चलो एक बार देखते हैं इसका रेट लिख करके। रेट इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम रेट लिखेंगे, है ना। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेंगे, 1 1 2 ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि इसकी शक्ल देख करके इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम बता सकते हैं, तो आसानी से ऑर्डर भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या ये सही है? नहीं बच्चों, क्योंकि देखो हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस,
अब हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है वो हम लेते हैं एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट यानी कि रिएक्टेंट इतना है कि प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर भी रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा बचेगा, है ना। यानी कि प्रोडक्ट को जितना रिएक्टेंट यूज करना है वो उतना रिएक्टेंट तो यूज कर लेगा, ठीक, लेकिन उसके अलावा रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। जैसे कि हम कहें कि समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है, इस समुद्र में से अगर हम 4 कप पानी ले लें तो क्या समुद्र में कोई इफेक्ट पड़ेगा? 4 क्या, अगर हम 400 कप पानी ले लें, 400 क्या, 4000 कप पानी ले लें, 4 लाख 4 करोड़ पानी ले लें, ठीक है, कितना भी इतने कप्स अगर हम पानी के ले लें बच्चों, तो क्या समुद्र पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वहां पर वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसीलिए यहाँ पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यानी कि ये क्या है, अगर हम देखें एक तरह से कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर ही तो इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो वाटर हमने लिया है एक्सेस अमाउंट में, ये क्या है, ये क्या बना देता है, इसकी कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को क्या बना देता है, कांस्टेंट बना देता है। क्या बना देता है, कांस्टेंट बना देता है। तो अगर हम कहें कि ये क्या है, वाटर क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो रिएक्शन का जो रेट है बच्चों, क्या ये H2O पर डिपेंड करेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ये क्या होगा, H2O पर डिपेंड नहीं करेगा, इस रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पर करेगा, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। H2O तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इस पर क्यों डिपेंड करेगा, ठीक। चलो, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K। H2O भी अब क्या हो चुका है, H2O क्या है, एक्सेस अमाउंट में, यानी कि जो कंसेंट्रेशन है ये क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। तो H2O भी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ये अपना रिएक्टेंट ले लिया। अब ये भी K भी क्या है, कांस्टेंट है, H2O भी क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेट इज इक्वल्स टू, मान लो इन दोनों ने मिल करके एक कांस्टेंट बनाया K डैश, क्या बनाया, K डैश। अब यहाँ पर इसका हम लिख देंगे CH3, क्योंकि रेट रिएक्शन का सिर्फ इस पर ही अब डिपेंड करेगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा यहाँ पर 1। N क्या हो जाएगा, N क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां से हमें क्या बात समझ में आई कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर क्या हो रहा है, एक हम क्या ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, रेट एक पर ही डिपेंड कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखने में कैसी लगती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह लगती है, दिखने में कैसी लगती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह लगती है, लेकिन जब हम ध्यान से देखें तो क्या निकलती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है, ठीक है। तो होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही ये होती है। अगर हम इसके K की बात करें तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K होता है, वही सेम यहाँ पर होता है, क्या होता है, 2.303 अपॉन T log A0/80। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी सेम होती है। कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो कैलकुलेशन भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करते हैं। और बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बार हमने रिवाइज भी कर लिया उसको। चलो, तो यही सेम लॉग बेस 10, ठीक है, A0/80, तो सेम वही है जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वही फॉर्मूला है, वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पर एक एक्सेस में होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेस होने की वजह से। तो इस तरीके से हम इसका रेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको यही ध्यान में रखना है, डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी तो सेम ही है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, पूरा दिखने में लगेगा सेकंड ऑर्डर, लेकिन है पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप समझ गए होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा कोलिजन थ्योरी। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या है? अब ये थ्योरी क्या कहती है? अब सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट लिख देंगे, इट इज बेस्ड ऑन के टी जी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट, इट कंसिडर एज हार्ड रिजिड स्पेयर। तो ये मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करती है हार्ड रिजिड स्पेयर की तरह। ठीक है, चलो ये तो वैसे पॉइंट्स हो गए। अब मेन बात करते हैं कोलिजन थ्योरी कहती क्या है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन में ये क्या होते हैं बच्चों हमारे, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और इधर होता है प्रोडक्ट। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड, यानी कि रिएक्टेंट को क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तभी जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर हम कहें ये H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हैं I2 के मॉलिक्यूल्स। तो H2 के मॉलिक्यूल्स जब I2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे, और ये कोलिजन अगर इफेक्टिव है तो जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात समझ में आई कि पहले प्रोडक्ट कोलिजन थ्योरी कह क्या रही है। कोलिजन थ्योरी का सिंपल सा फंडा है, वो कह रही है कि जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2HI, जो कि यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, लेकिन बिना कोलिजन के ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम कहें कि बार बार अगर कोलिजन होती है तो क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, ये तो हमने समझ लिया कि कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है? देखो, अगर हमने कोई रिएक्शन में 500 क्या कराए, 500 कोलिजन कराई, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर इतने ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हर कोलिजन से जो है प्रोडक्ट नहीं बन सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उसे इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है, और जिस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता उसे इनइफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी कोलिजन हो गई, ऑब्वियसली इफेक्टिव कोलिजन होगी, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन में ही तो प्रोडक्ट जो है कोलाइड करके रिएक्टेंट जो है कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरी बात, जब रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस कोलिजन को कहा जा रहा है इफेक्टिव कोलिजन। बच्चों आगे हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव कोलिजन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उन्हें पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि 500 अगर कोलिजन हो रहे हैं तो जरूरी नहीं उससे उतने ही प्रोडक्ट बने। ठीक है, अगर उससे उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं तब तो इफेक्टिव कोलिजन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे क्या कहा जाता है, जब रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो इस तरह के कोलिजन को कहा जाता है इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इनइफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। चलो, तो जब हम पीछे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर कोलिजन थ्योरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये हमने यहाँ पर इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ दिया है। तो पहले बच्चों आप इतना नोट कीजिए, फिर हमें इसका एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कहें या इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट हम पूरा लिखेंगे। चलिए, पहले इतना नोट कर लीजिए।
चलिए, तो हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ठीक है, यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ठीक है, यानी कि ये थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट को कोलाइड करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, नॉट ऑल कोलिजन्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि सारी कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करती है ना, ओनली फ्यू कोलिजन्स फॉर्म प्रोडक्ट एंड दे आर known as effective collisions। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट को कोलाइड करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, नॉट ऑल कोलिजन फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि सारी कोलिजन जो होंगी वो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ओनली फ्यू कोलिजन फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ कुछ ही कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी, और जो कुछ कोलिजन जो है प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उन्हें कहा जा रहा है इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, नॉट ऑल कोलिजन फॉर्म प्रोडक्ट, सारी कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। अब जो कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रही हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है बच्चों, उन्हें कहा जाएगा इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ लिया यानी कि पूरी थ्योरी आपको याद हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे H2+I2 गिव्स 2HI। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इसे कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जिस पर ये डिपेंड करती है। चलिए बच्चों, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। कौन डिपेंड करती है, कोलिजन थ्योरी? नहीं, इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि कोलिजन के इफेक्टिव होने में दो फैक्टर, दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इफेक्टिव होने में, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म करने में। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, जहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए तो हम इनइफेक्टिव कोलिजन की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन की, जहां पर प्रोडक्ट ने फॉर्म होना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन है ये किस पर बेस्ड है, टू फैक्टर्स पर। कौन से दो फैक्टर हैं इसके, दो फैक्टर। तो पहला फैक्टर है बच्चों एनर्जी फैक्टर, दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। अब दोनों ही हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों एनर्जी फैक्टर की। अब एनर्जी फैक्टर में क्या हो रहा है कि जैसे हम कह रहे हैं कि H2 यानी कि एक H प्लस I2 यानी कि एक I गिव्स 2HI, है ना, 2HI दे रहा है। 2HI कैसे दे रहा है, जब ये H और ये I और ये H और ये I आपस में क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे हो, तो इस स्टेट को बच्चों इंटरमीडिएट, ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गए, इस स्टेट को कहा जाता है इंटरमीडिएट, या हम कह सकते हैं इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
अच्छा, एक और चीज बच्चों, ये जो स्टेट है इंटरमीडिएट, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम कह रहे हैं, ये क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है। क्या होती है? हाईली अनस्टेबल। अच्छा, हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या है? कि इसकी एनर्जी लो होगी या ज्यादा होगी? हाईली अनस्टेबल का मतलब एनर्जी का ज्यादा होना या एनर्जी का कम होना। सोचिए, अगर हम कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है या क्लास 11th में पढ़ा है, तो कोई जो एटम है वो स्टेबल कब होगा? जब उसकी एनर्जी हाई होगी या एनर्जी लो होगी? कब होगा स्टेबल? जब एनर्जी लो होगी। यानी कि कोई भी अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, यानी कि स्टेबल रहना चाहता है। एनर्जी, हमने एक फैक्टर पढ़ा था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम कह रहे हैं ये क्या? अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। एनर्जी ज्यादा हाई है, इस वजह से ही तो क्या है? ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है, यहाँ हम कहे एक्टिवेटेड स्टेट हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। फिर जाकर के बनता है हमारा 2HI। ठीक है, एक HI एक HI, दूसरा HI। ठीक है, एक H और I, एक H और एक I। ठीक है, तो 2HI हमने सिंपल लिख दिया। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है, बीच में एक स्टेट आ रही है जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है या इंटरमीडिएट कहा जा रहा है। चलिए, तो इसका एक ग्राफ देखते हैं बच्चों। अब ये दो तरह का होता है। ठीक है, या तो ये एंडोथर्मिक होगा या तो ये एक्सोथर्मिक होगा। देखो कैसे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये है प्रोडक्ट प्रोग्रेस, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम कह रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोग्रेस नहीं, रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट यानी कि मान लेते हैं हमारा H2 और I2 रिएक्टेंट है ना, H2 और I2 रिएक्टेंट है। अब क्या होगा? ये बनेगी इनकी एक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, ये क्या बनेगी? इनकी एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि एनर्जी इंक्रीज इस तरीके से मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमा बन रहा है बच्चों, इसे क्या कहा जा रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहां से जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाएगा, है ना। जब रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, इतनी एनर्जी इसको मिल गई है, यहाँ तक ये पहुंच गई है, तो अब प्रोडक्ट बनना इजी है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, उसकी एनर्जी दो तरह से बनेगा। या तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, या तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से सॉरी या तो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, या तो प्रोडक्ट है। ठीक है, या तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होगी? कम होगी, या तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। तो अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तब क्या होगी? ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तब ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक। ठीक, चल, पहले फिलहाल आपको इतना ही देखना है। फिर यहाँ पर एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होती है,
थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सिर्फ यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका, फिर आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।